चलिए आइए बाबू, आज हम इस वीडियो में पाचन तंत्र का समझने का प्रयत्न करेंगे। पाचन तंत्र के बारे में समझते हैं। हमने पहले इससे पिछले वीडियो में पाचन तंत्र में कुछ चीजों को हम समझा थे, जैसे हम दांत को पिछली वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। अब हम इसमें दांत से आगे पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पाचन पूछेगा किसे कहते हैं, तो पाचन कहते हैं जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना, उसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे हम खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, वसा पाई जाती है। इन सब को तोड़ने का कार्य कहलाता है पाचन तंत्र कहलाता है। जो पाचन तंत्र है हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है। जो पाचन पाचन तंत्र होता है हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, मतलब हमारे मुंह से प्रारंभ होता है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है, इसमें 32 दांत, एक जीभ और 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। इसे हमारा पाचन तंत्र मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा में सबसे पहले दांत से प्रारंभ होता है। तो हमने पिछले वीडियो में दांत के बारे में पूरा बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। यह है मुख गुहा, ये आगे वाला को बोलते हैं मुख गुहा। ये जो लाइन आया है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। भोजन मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली। मुख गुहा ये हो गया ग्रास नली। मुख गुहा ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाएगा? अब हो जाएगा अमाशय। इसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। मुख गुहा ग्रास नली और इसको बोलते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत। ये हो गया छोटी आंत। अमाशय का भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अमाशय का भोजन जाएगा छोटी आंत। इसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। इसको हम लोग बोलते हैं अमाशय। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। मुख गुहा, गुहा का मतलब होता है खाली आंखें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कैविटी। मुख गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं हम कैविटी, बक्कल कैविटी बोलते हैं। जहां जहां खाली स्थान पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कैविटी। जैसे छाती में खाली स्थान पाया जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। छाती को हिंदी बोलते हैं वक्ष, और छाती में भी होती है खाली स्थान, इसलिए हम बोलते हैं वक्ष गुहा बोलते हैं। देखिए जैसे हम सांस लेते हैं और खाली स्थान इसमें नहीं होता तो सांस हम नहीं ले पाते, इसलिए इसमें भी खाली स्थान होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं पक्ष गुहा बोलते हैं। अमाशय में भी खाली स्थान होता है, इसे हम लोग बोलते हैं उदर गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदर गुहा बोलते हैं। जहां जहां पर खाली स्थान पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गुहा। कोई दिक्कत? अब देखिए जो छोटी आंत होता है ये बड़ी आंत से जुड़ जाता है। क्या? तो बड़ी आंत से जुड़ जाता है। क्या होता है? बड़ी आंत से जुड़ जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ जाता है, इसे लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत का मतलब यहाँ हो जाता है रेक्टम। ये हो गया मलाशय। ये हो गया रेक्टम, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं जी? मलाशय। ये हो गया एनस, मतलब हो गया गुद्दा। इसे को हम लोग बोलते हैं मलद्वार। क्या बोलते हैं? मलद्वार बोलते हैं। जो भोजन होता है हमारा पाचन होता है मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा, मुख के बाद गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। अमाशय के बाद आता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय। मलाशय के बाद गुद्दा ग्रास से बाहर चला जाता है। जो गुद्दा होता है यहाँ पर अनपचा भोजन रहता है। गुद्दा मलाशय में अनपचा भोजन रहता है। तो हमने इस मुख गुहा के बारे में हमने मुख गुहा के अंदर दांत के बारे में हमने अध्ययन कर चुका था। ये जितना सारा भाग है इसको हम बोलते हैं नाल। ऐसी उसका बात है कि आते हैं भोजन खाते हैं उसको हम बोलते हैं आहार। ये नली के समान संरचना है। इसी के जब तक से ये मल से गुदा तो बाहर नहीं चला जाता है तब तक से इस सभी नली में तोड़ प्रक्रिया होती रहती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। इसमें क्या बोलते हैं जी? आहार नाल। आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। पूरा आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो आप सभी से पूछेगा कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लोग बोलिएगा 8 से 10 मीटर होती है। तो हमने पिछले वीडियो में दांत के बारे में अध्ययन कर चुके थे। जो मुख गुहा होता है इसमें दांत के साथ एक पाई जाती है लाल ग्रंथि। क्या पाई जाती है? लाल ग्रंथि पाई जाती है और एक जीभ पाया जाता है। तो अब हम लोग इस वीडियो में लाल ग्रंथि के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। लाल ग्रंथि के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो होता है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि
जब मनुष्य होता है, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है बाबू साहब? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, और दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा हो गया सबलिंगुअल लार ग्रंथि, तीसरा हो गया सबलिंगुअल लार ग्रंथि। पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा हो गया सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। हमारे मुख गुहा से इन लार ग्रंथि से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है। ये मुख गुहा से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होते हैं। 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होते हैं। आपसे पूछेगा कि हमारे मुख गुहा से प्रत्येक दिन कितने लीटर लार स्रावित होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होते हैं। हमारे मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला हो गया पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरा हो गया सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा हो गया सबलिंगुअल लार ग्रंथि होती है। अब देखिए इस लार ग्रंथि मतलब कि लार ग्रंथि से बहुत सारे एंजाइम स्रावित होता है। इस लार में बहुत सारे एंजाइम स्रावित होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। ये तो एक हो गया लाइसोजाइम एंजाइम, एक हो गया लाइसोजाइम, एक हो गया म्यूलिन हो गया, एक हो गया टोइलिन, चौथा हो गया डाइस्टेज, चौथा हो गया डाइस्टेज। तो हमारे मुख गुहा में प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है, और उसमें जो लार होता है उसमें विभिन्न प्रकार के 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम, जो इसका मुख्य काम है कीटाणुओं को मारना। जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, ये कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जैसे हम खाना खाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो कीटाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। मान लीजिए कभी कभी हम बिना हाथ धोए खाना खा लिए, तो हमारे हाथ में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, ये छोटे छोटे बच्चों को बहुत अधिक पाया जाता है। देखिएगा जब बच्चा छोटा होता है, उसका लार टपकते रहता है, उसमें पाया जाता है सबसे अधिक लाइसोजाइम पाया जाता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो माटी का कुछ भी मिलेगा तो कुछ भी खा लेगा, चप्पल भी चबा लगता है, इसलिए भगवान ने उसमें सबसे अधिक लाइसोजाइम शायद करता है। क्या करता है? लाइसोजाइम शायद करता है। ठीक, तो लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है? अमोजाइम के कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो लाइसोजाइम होता है यह कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। दूसरा होगा म्यूलिन, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा बनाता है जिससे हमें निगलने में आसानी हो। यह भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे हमें निगलने में आसानी हो। मान लीजिए अगर ये भोजन को चिपचिपा नहीं बनाएगा तो हमें निगलने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो इससे जो म्यूलिन होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है जिससे हमें निगलने में आसानी होती है। मान ये जो भी क्रिया हो रही है ये सब हमारे दिमाग से क्रिया होती है। जो भी क्रिया घटना हो रही है सब हमारे दिमाग से होती है। मान लीजिए हम किसी को याद कर रहे हैं, मान लीजिए जब हम किसी को खाना खा रहे हैं और याद कर रहे हैं तो म्यूलिन कम मात्रा में स्रावित होता है। तो जो भोजन होता है चिपचिपा नहीं बन पाता है
तो हमें निकलने में आसानी नहीं होती है, तो भोजन अटक जाता है। तो हम बोलते हैं कि कौन हमारा याद करता है, तो वो याद ना कर रहा, आप किसी को याद कर रहे हैं, तो इसलिए म्यूनिन जी कम मात्रा में स्रावित होता है। इसलिए खाना खाते समय किसी को याद नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि म्यूनिन का काम क्या है। जो म्यूनिन होता है भोजन को चिड़चिड़ा बनाता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। अब देखिए तीसरा जो टॉलिन होता है और जो डाइजेशन होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं चोकर। क्या बोलते हैं? चोकर। मतलब खाना में जैसे रोटी खाता है ना जी, उसमें क्या पाया जाता है? चोकर पाया जाता है। हम लोग आटा को चालते हैं तो बड़े बड़े चोकर को बाहर कर देते हैं, छोटा छोटा चोकर होता है उसको हम खा लेते हैं। तो चोकर को पाचन करता है कौन? टॉलिन और डाइजेस्ट पाचन करता है। तो आपसे पूछेगा कि हमारे मुख गुहा में सबसे पहले किस चीज का पाचन प्रारंभ होता है, तो आप लोग बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। जो टॉलिन होता है और डाइजेस्ट होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो भी मतलब लीजिए, जो गाय भैंस होती है वो पत्तियां बहुत खाती है, पत्ती घास भूसा बहुत खाती है, उसमें सबसे अधिक पाया जाता है चोकर। उसमें सबसे अधिक पाया जाता है चोकर। उसको मुंह में ज्यादा देर तक कुचना पड़ता है, मुंह को ज्यादा देर तक कुचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुचना पड़ता है। किसको? भैंस गोरु को, जानवर को। आप लोग समझ गए कि जो टॉलिन होता है और जो डाइजेस्ट होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो आप सभी से पूछेगा लाइसोजाइम होता है, कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। जो म्यूलिन होता है, यह भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे हमें निकलने में क्या होती है कि आसानी होती है। जब निकलने में क्या होती है? आसानी होती है। जो टॉलिन होता है और डाइजेस्ट होता है, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हमारे मुख गुहा से प्रत्येक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है। 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावित होता है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला हो गया पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा हो गया सबमेंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा हो गया सबलिंगुअल ग्रंथि। जिसमें सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वो होता है पैरोटिड ग्रंथि। उसके बाद सबमेंडिबुलर ग्रंथि होता है। जो सबसे छोटा ग्रंथि होता है वो सबलिंगुअल ग्रंथि होता है। एक मम्स नामक कीटाणु होता है, यहीं पर पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। जब इसको प्रभावित कर देता है तो एक बीमारी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं गलसुआ। गलसुआ नाम बीमारी होती है, जो होता है गाल फूल जाता है। इसे देहात में बोलता है कि गलफुली मात्रा आ गई है। इसे देहात में बोलता है गलफुली मात्रा आ चुकी है। अब देखिए, अब मुंह में सब भोजन का पाचन, मुंह में तो आप कुछ कच कर लिए, मुंह में क्या पच गया जी? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। मुंह का भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। अब कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। तो ग्रास नली में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। जो ग्रास नली होता है, यह मुख गुहा को आमाशय से जुड़ने का कार्य करता है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होता है। जो ग्रास नली होता है मनुष्य में, जो ग्रास नली होता है, यह मनुष्य में मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। देखिए, ग्रास नली में किसी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ग्रास नली में कर्मानुकुचन का कार्य होता है। ग्रास नली में इसमें कार्य होता है कर्मानुकुचन। इसमें होता है कर्मानुकुचन का कार्य होता है। तो आप लोग बोलिए कर्मानुकुचन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, ये पाइप लगा हुआ है, इसमें भोजन पचकते और फूलते हो जाता है, पचकते फूलते हो जाता है, पचकते फूलते हो जाता है। कहाँ? आमाशय के पास पहुंचता है। मान लीजिए अगर हम खाना खाएं और पचकते फूलते हुए ना गए, एक गिरेगा, ध्यान रहा, हमें चोट लगेगा। लगेगा? चोट लगेगा। खाना खाएंगे कल अयु बाबू चोट लगा तो बहुत तकलीफ होगी। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। क्या बनाया है? बहुत ही सोच समझ के बनाया है। जो भोजन होता है, जब हम खाना खाते हैं, ये पचकते फूलते हुए धीरे धीरे कहा जाता है, हमारे आमाशय की ओर बढ़ता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कर्मानुकुचन। देखिएगा, जब आप लोग ब्रश करते हैं, जब कोलगेट खत्म हो जाता है तो उसे हम लोग दबा दबा के बाहर निकालता है, तो वही होता है कर्मानुकुचन। उसी प्रकार जो भोजन होता है मुख गुहा से गैस नली के रास्ते आमाशय तक पहुंचने का कार्य करता है। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
समझ गए। आप लोग को जहां पर भी इस वीडियो में दिक्कत लगेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।